नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हलचल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई सरकार बनी, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने और बीएनपी ने सत्ता संभाल लिया। भारत के साथ संबंध भी धीरे धीरे पटरी पर आते चले गए। मोहम्मद यूनिस की विदाई भी तय हो गई, जमाते इस्लामी भी नहीं जीता। ये तमाम चीज हुआ, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो निर्वासित होकर के भारत में ही रह रही हैं, उन्होंने फिर से एक बार बांग्लादेश की राजनीति में बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि तारिक रहमान लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये बांग्लादेश में डार्क पीरियड होगा। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने 2 दशक पहले की स्थिति पर ध्यान दिलवाया है कि किस तरह से बांग्लादेश में अंधेरे का युग आ गया था और वही बातें कही गई है। इसके अलावा इन्होंने एक और ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया के लिए दे दिया है कि अभी फिलहाल ये शांत हैं, चुप हैं, भारत में हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये बांग्लादेश लौट के जाएंगे नहीं। ये जल्द ही बांग्लादेश में वापसी करेगी। ना सिर्फ वापसी करेगी बल्कि राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से सक्रिय भी होंगी। अब यहां से जैसे ही ये बात चली है, बांग्लादेश में जो आवामी लीग के सदस्य हैं, जो इनके लीडर्स हैं, चूंकि आप जानते हैं बड़े स्तर पर जो है, जो आवामी लीग के लीडर्स रहे उन्हें मारा पीटा गया, उनके घर लूटे गए, उन पर एफआईआर दर्ज किए गए। मोहम्मद यूनिस की सरकार में ये सब काम किया गया, देश से निर्वासित हो गए बहुत सारे, ये कंडीशन हुआ था। या बीएनपी पार्टी में ही वो मर्ज हो गए बहुत सारे लीडर। तो कुल मिलाकर के आवामी लीग पार्टी के अस्तित्व पर ही कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। उसमें अब भारत से ही जान फूंकने की कोशिश यहां पर शेख हसीना करती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर वही बात इन्होंने बांग्लादेश वापसी का संकेत दिया और बीएनपी पर बड़ा हमला भी बोला कि भाई अब जो है, अगर बीएनपी सत्ता में रहती है तो 2001 से 6 का जो बीएनपी का शासन हुआ करता था वैसा ही डार्क डे आएगा। यानी कि हिंसा, कट्टरपंथ और दो धार्मिक अलगाव जैसी चीजें हैं, यह देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। जुलाई 2024 आपको याद होगा, और उस वक्त कहीं ना कहीं कुछ कानून इस तरह की चीजें आया और ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्र आगे आए, नेतृत्व किया, जिसमें आरक्षण का मुद्दा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का जो प्रतिशत था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था, कौन स्वतंत्रता सेनानी? जो मुक्ति मोर्चा संघर्ष 1971 में जुड़े हुए थे, और उनको कुछ प्रतिशत आरक्षण की बात भी की गई थी जो शेख हसीना की सरकार ने दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस परसेंटेज को कम करके 5% तक कर दिया था। लेकिन यह कहा गया कि जो मुक्ति मोर्चा के संघर्ष में ज्यादातर लोग थे वो सभी तो आवामी लीग से थे। उनको सरकारी नौकरी और दाखिला में आरक्षण अगर शेख हसीना दे रही हैं तो कहीं न कहीं अपनी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए नजर आए, जिसमें कुछ छात्रों की मौत हो गई, हिंसक झड़प हो गया। मामला इतना खराब हो गया कि कह सकते हैं कि ये जो जेनजी जनरेशन है पूरी तरह से शेख हसीना के आवास को घेर ली और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। वहां से कह सकते हैं कि देश से प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके निकलना पड़ा, भारत आकर के शरण लेना पड़ा। और ये जन आक्रोश जो है यह कहीं ना कहीं एक व्यापक भी हुआ। मामला जो केवल आरक्षण के इशू से निकला था, वह देखेंगे तो आर्थिक संकट तक, भ्रष्टाचार तक, तानाशाही, वो सारी चीजें शामिल होती चली गई और ये आंदोलन बड़ा होता चला गया। समय के साथ इसमें यू टर्न भी देखने को मिला। जब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के हाथों में दी गई तो उनको काम दिया गया कि आप चुनाव संपन्न करवा लें, आम चुनाव। लेकिन उन्होंने अलग तरह से अपनी सरकार चलाई, संवैधानिक समितियां बनवाई, संविधान में सुधार की बातें की गई, सुधार के नाम पे बहुत सारे बदलाव किए गए, कट्टरपंथी सोच लगाए गए, जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर से प्रतिबंध हटाया गया। जमात इस्लामी के जो प्रतिबंधित नेता थे उन्हें जेल से रिहा भी किया गया। और सबसे अहम बात यह कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, जो खास करके हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख समुदाय रहे या ईसाई भी आप उसमें कुछ हद तक शामिल कर ले, इन सब पर अत्याचार किए गए, मारा पीटा गया, घर लूटा गया और इन्हें देश छोड़ करके बहुत लोगों को फरार भी होना पड़ा। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे वही चीजें याद दिलाते हुए शेख हसीना नजर आ रही है कि ये लगभग वैसा ही कंडीशन है जैसा कि उस वक्त 2001 से 6 तक जो खालिदा जिया, जो इनकी माता जी हैं, अब रही, मतलब चूंकि उनका देहांत हो गया तो अब वो निश्चित तौर पर
पार्टी और सत्ता चलाती हुई नहीं नजर आएंगी। तो तारिक रहमान उनके जो सुपुत्र हैं वही निर्वाचन पर ये भी लंबे समय तक थे, 17 साल तक रहे, देश लौटे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीएनपी पार्टी की तरफ से बने, पार्टी की जिम्मेदारी संभाली और प्रधानमंत्री भी बन गए, चुनाव भारी बहुमत से जीना। और इनके विरोध में जो जमात इस्लामी जो पूरा आंदोलन या जो छात्र नेताओं का एक नया पार्टी आया वो भी कुल मिलाकर के बहुत बहुमत नहीं ला पाई। बहुमत क्या, अधिकांशतः जगह पर तो जमानत जब्त हो गया, तो जनता ने उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। तो यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक हिंसा जिस तरह से खास करके आवामी लीग पर हुआ है, अल्पसंख्यक पर हमले हुए, इस्लामिक कट्टरपंथ का विस्तार हुआ, आतंकी गतिविधि में बढ़ोतरी हुई, खास करके पाकिस्तान के साथ जो संबंध बेहतर करने की कोशिश मोहम्मद यूनिस के द्वारा की गई, उसमें इस बात को लेकर के शंका दिखाई गई और तमाम तरह के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं रहे इन पर हमला किया गया, इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। अब बात यहां से एक टर्म आगे निकल के आता है। भारत पर हमेशा एक आरोप लगता रहा, भारत पर आरोप क्या लगा कि भारत जो किसी से दोस्ती करता है किसी देश से, तो वहां की किसी खास पार्टी से, किसी लीडर से दोस्ती करता है, उस देश से नहीं करता है। यह पाकिस्तान को लेकर भी कहा गया या चीन को लेकर के भी कहा गया। यही बात भारत के विदेश नीति में नेपाल को लेकर के प्रश्न उठाए, भूटान को लेकर के भी प्रश्न उठा, मालदीव को लेकर के और श्रीलंका को लेकर के, म्यांमार को लेकर के भी प्रश्न उठा और ये लगभग हर एक जगह सही भी जान पड़ा। यही प्रश्न जब बांग्लादेश में यह आंदोलन हुआ तब भी उठा। बांग्लादेश के लोग कहते रहे कि भारत ने यह बात सही है कि बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर किए, पर इस प्रश्न पर ज्यादा विचार किया जाना चाहिए कि भारत ने क्या बांग्लादेश के नागरिकों के साथ संबंध बेहतर किया, रिश्ते बनाए, या फिर आवामी लीग और शेख हसीना के साथ संबंध बेहतर किए। क्योंकि शेख हसीना को भारत शरण दिया, जब शेख हसीना को भारत ने शरण दिया तभी यह कहा गया कि आने वाले समय में भारत के लिए बांग्लादेश का संबंध खराब होता जाएगा, खटास होता जाएगा, दोनों देश एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और ये देखने को मिला भी। यही आरोप भारत पर लगा। लेकिन पिछले दिनों और कहा गया कि जैसे बीएनपी सत्ता में आ गई है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने और बेटे हैं खालिदा जिया की, खालिदा जिया जी जब वहां पर रहती हैं प्रधानमंत्री, तो क्या क्या हुआ था भारत के साथ रिश्तों में, कितनी खटास आई थी, अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार किया गया था, संविधान में किस तरह से बदलाव किए गए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले कई बार इस पर चर्चा किया है। तो वही बात यहां पर शेख हसीना कह रही है कि वही दौर लौटेगा, धीरे धीरे बांग्लादेश में लौटता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन इस बार जब यहां पर तारिक रहमान यंग लीडर हैं, है ना, खुद ही बांग्लादेश से बहुत समय तक निर्वासित रहे, जब शेख हसीना खुद प्रधानमंत्री थी, तब जब ये प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनते हैं, इन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर दो आयाम है। एक डायमेंशन क्या है कि शेख हसीना और उनका राजनीतिक करियर, उनके पार्टी का राजनीतिक भविष्य, ये बांग्लादेश का आंतरिक मसला है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, भारत के साथ बांग्लादेश का संबंध कैसा रहता है, यह कहीं न कहीं इंटरनेशनल रिलेशन का विषय है और भारत को इसी बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जो भारत कर भी रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों कुछ संकेत आए हैं कि संबंध दोनों के बेहतर हुए हैं। देखिए, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा रहा है, लगातार अवैध घुसपैठ होता रहा है, तस्करी होती रही है, खास करके गौ तस्करी बांग्लादेश और खास करके बंगाल का जो बॉर्डर है वहां पर होता रहा। अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनकर के आए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाती हुई नजर आई, पहली बार अपने मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आए शुभेंदु अधिकारी के रूप में। शुभेंदु अधिकारी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, पहला कैबिनेट मीटिंग इन्होंने किया और पहला कैबिनेट मीटिंग में भारत में जो बहुप्रतीक्षित डिमांड था उसको पूरा किया। इन्होंने क्या कहा कि यहां पर जो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको जो फेंसिंग करने के लिए जमीन देनी थी टीएमसी सरकार, वो नहीं दे रही थी। इन्होंने कहा कि हम 45 दिन के अंदर ही, केवल 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन सौंपेंगे और अतिरिक्त प्लॉट की भी आवश्यकता हुआ तो वो भी देंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरह से फेंसिंग कर दी जाए और इस वजह से क्या होगा, ये अवैध घुसपैठ, सीमा पर हिंसा और तस्करी जैसे मुद्दे जो हैं, और इस वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव उत्पन्न होता है, दोनों देश के रिश्तों में खटास उत्पन्न होती है, वो कम हो जाएगा। तो ये एक शुभ संकेत यहां पर भारत की तरफ से किया गया है। चीन की बढ़ती भूमिका ये तब ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जब मोहम्मद यूनिस जो है एक तरह से सरकार में मुखिया हुआ करते थे, अंतरिम सरकार को चला रहे थे, वो चीन से को इनवाइट तक कर लिया कि आप जो है चिकन नेक पे आ जाइए,
यहां पर जो है आकर के आप अपना दबदबा बढ़ाइए ताकि भारत पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। हिंदू अल्पसंख्यक पर हमला को लेकर के दोनों देशों में रिश्ते को लेकर के बात आई। कई बार भारत की सरकार ने खुद विदेश मंत्री पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर के चर्चा किए और जो बांग्लादेश के राजनयिक रहे उनको तलब किया गया कि किस तरह से अल्पसंख्यकों पर जो है अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा जो मतुआ समुदाय रहा उसको लेकर के काफी वहां पर चर्चा चला था कि उनको जो है किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये सारी बातें लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बीती बातें लगती है। पिछले दिनों क्या है, भारत और बांग्लादेश के दोनों ही अधिकारियों ने आपस में मिल बैठ करके एक अच्छे डील पर साइन किया है। एमओयू फाइनल हो गया है। इसके अंतर्गत ये क्या कहा गया है कि भारत जो है डीजल सप्लाई करेगा किसको, बांग्लादेश को, और उसमें तय किया गया है कि ये पर ईयर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस डील का पहला खेप सप्लाई हो भी गया है। ये क्या होगा, पाइपलाइन के थ्रू ये डील किया गया है। तो ये 5000 मेट्रिक टन डीजल जो है वो बांग्लादेश भेजा गया है। क्या है, ध्यान रखिएगा, फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो ये एक महत्वपूर्ण है। अभी केवल 5000 मेट्रिक टन भेजा गया है, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और ये प्रत्येक वर्ष होने वाला है। तो दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म के रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। ये बीएनपी की सरकार के द्वारा हुआ है, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हुआ क्या है समझिए, बंगाल चुनाव हुआ। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ बहुमत से जीती है ना। सारे रिकॉर्ड, पुराने किस्से, अफसाने सब टूट गए, है ना, हम सब जानते हैं। अब हुआ क्या, बांग्लादेश के साथ साथ असम में भी सरकार बनती है। नॉर्थ ईस्ट के अगर कुछ राज्यों को, एक शायद मिजोरम को छोड़ दे, तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि एनडीए की सरकार ही है। यानी कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द सभी जगह एनडीए पहुंच चुकी है। अभी मैप पर दिखाऊंगा ही। इसके बाद क्या हुआ कि जमात इस्लामी, जो कि विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश में फिलहाल, इसके अलावा वहां पर छात्रों की नई नई पार्टी एक दो बन गई है, वो सब इस बात को लेकर के जो बीएनपी है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री, उसको दबाव में लाना चाहते थे। दबाव में क्या लाना चाहते थे कि भाई चूंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, उसके मुख्यमंत्री अब शुभेंदु अधिकारी हो गए, ममता बनर्जी नहीं रह गई, तो पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय खास करके, उन पर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है चुनाव जीतने के बाद। इसीलिए क्या किया जाए कि भारत के राजनयिक जो हैं उनको तलब किया जाए, वैश्विक स्तर पर यह मुद्दा उठाया जाए। और जाहिर सी बात है, ये कौन उठाएगा, तो विपक्षी पार्टी किसको कहेगी, जो सरकार में, यानी कि तारिक रहमान को, बीएनपी को, कि आप ये मुद्दा उठाइए। अब महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये विपक्ष कह रहा है, ठीक है। यहां पर कहा गया कि भाई अत्याचार मुसलमानों पर भारत में नहीं हो रहा है। ये भारत सरकार नहीं कह रही है, ये बीएनपी ही कह रही है, ये तारिक रहमान की पार्टी कह रही है, ये उन्हीं के मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, हमने जांच किया है, कोई भी ऐसा प्रूफ देखने को मिला ही नहीं है कि ये कहा जाए कि बंगाल चुनाव के बाद मुसलमानों पर भारत में अत्याचार हो रहा है। और ये कहते हुए इस पूरे बात को ही बांग्लादेश की सरकार ने खारिज कर दिया कि हम भारत के राजनयिक को तलब नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर नहीं उठाएंगे। अब सोचिए, तो ये काम किसके द्वारा किया गया, बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा। यानी कि शेख हसीना जिस तरह से भारत के साथ संबंध बेहतर करके चलती थी, बीएनपी वही हिंट भारत को दे रही है। यानी कि बॉल अब भारत के पाले में है कि आप संबंधों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तारिक रहमान ने तो यह संकेत आपको दे दिया है। इतना बड़ा एलिगेशन भारत पर लग सकता था, लेकिन ये नहीं लगाया बांग्लादेश ने। तो उन्होंने ये संकेत आपको दे दिया है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ संबंध बेहतर रखें। अब आप हमारे साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं, ये जरूर बताएं। और इसी बात को लेकर के भारत ने भी ये सारे हिंट देने शुरू कर दिए। देखेंगे तो यहां पर एक जो अपॉइंटमेंट हुआ है बांग्लादेश में, एक नाम, एक चर्चा, वो बहुत ज्यादा अभी हुआ है। देखिए, दिनेश त्रिवेदी ये अपॉइंट किए गए हैं इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू ढाका, राजनयिक के रूप में। दिनेश साहब जो है ना, पड़ोसी देशों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, है ना, बहुत अच्छी जानकारी है। खास करके हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो गुजराल डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं ना, आपने यूपीएससी करते हुए आईआर में ये पढ़ा होगा, गुजराल सिद्धांत। गुजराल साहब जो विदेश मंत्री देश के हुआ करते थे 90 के दशक में, उन्होंने एक फिलॉसफी दिया था अपने विदेश मंत्री रहते हुए कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध को बेहतर करें, जिसमें यह कहा गया भारत से कि आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो इसलिए अपने पड़ोसी के साथ आपको बेहतर तालमेल बिठा करके चलना चाहिए और पड़ोसियों को कुछ हद तक आप छूट भी दीजिए।
तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि इनको इन सब बातों की बड़ी समझ है। जहां एक तरफ बहुत सारे लोग आजकल करते नजर आएंगे कि बांग्लादेश पे अटैक हो जाना चाहिए, बांग्लादेश को एकदम मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, है ना, आप देखते होंगे टीवी डिबेट वगैरह में न्यूज में चलता है। वहीं पर कुछ राजनयिक जो है वो बहुत समझदारी से बात करते हैं कि नहीं, बांग्लादेश हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बांग्लादेश के साथ संबंध क्यों बेहतर होना चाहिए, इस चीज की सही समझ रखने वाले। और खास करके देखेंगे तो उनको अपॉइंट किया गया। तो भारत ने ये संदेश दे दिया ऑलरेडी बांग्लादेश को कि डोंट वरी, आप जो चाह रहे हैं हम भी वही चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। हम नहीं चाह रहे हैं इस क्षेत्र में थर्ड प्लेयर आकर के एंट्री ले ले। भारत बांग्लादेश का जो ऐतिहासिक तौर पर रिश्ता मधुर रहा है वही बना रहा जाए। और भारत पर जो आरोप लगता रहा है कि नहीं, भारत जो है किसी देश के पार्टी या लीडर से संबंध बेहतर करता है, उस देश से नहीं, भारत अपने इस छवि को भी बदलना चाह रहा है। भारत कह रहा है कि नहीं, शेख हसीना जब तक थी उनके साथ हमारा संबंध बेहतर था, उनके पार्टी के साथ संबंध बेहतर था। अब तारिक रहमान आए हैं, बीएनपी आई है, इनके साथ हम संबंध बेहतर करना चाहते हैं। यानी कि मूल रूप से हम उस छवि को धूमिल कर देना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि ओवरऑल बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध बेहतर है, ना कि एक पार्टी एक लीडर के साथ। तो ये सोच जो है भारत का, ये आप देखेंगे मैसेज श्रीलंका में गया है, ये मैसेज आपको समय के साथ चाइना में गया, मालदीव में गया है, यही मैसेज अभी आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो है, आपको एक और बताता हूं, तालिबान के साथ भी भारत की बातचीत हुई है। तो यही चीज अफगानिस्तान मैसेज गया है। तो भारत के लिए, साउथ एशिया के लिए, यहां की सुरक्षा के लिए, यहां की स्थिरता के लिए यह शुभ संकेत है। खास करके चिकन नेक की अगर बात किया जाए, ये वाला पूरा जो एरिया देखेंगे आप, ये बहुत संकीर्ण है, तकरीबन 26 किलोमीटर के आसपास है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहां पर बांग्लादेश की भूमिका काफी बढ़ जाती है। और यहीं पर मोहम्मद यूनुस जो है ना, चाइना को इन्वाइट करके आए थे कि भाई साहब आप जो है यहां पर जो है बढ़ाइए थोड़ा सा अपना दबदबा, ताकि भारत को डिस्टर्ब किया जाए। और खास करके अगर इस पर कंट्रोल, तो क्या हुआ कि हमारा जो 7 सिस्टर्स है और छोटा सा भाई सिक्किम, या 8 राज्य, यहां संपर्क ही भारत का टूट जाएगा। भारत यहीं तक रह जाएगा, पश्चिम बंगाल बिहार तक ही रह जाएगा, है ना। ग्रेटर बांग्लादेश का फिलॉसफी दिया गया था, आपको ध्यान होगा, उस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये सारी चीजें यहां पर कवायद तेज की, लेकिन बांग्लादेश ने इन सब चीजों को फिलहाल जो है नकार दिया है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। खास करके जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। देखिए, बीजेपी का जीतना इसीलिए ज्यादा चर्चा में रहा है कि बीजेपी केंद्र की सरकार में अगुवाई वाली पार्टी है ना, एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ी दल के रूप में है। बाकी दल बहुत छोटी छोटी भूमिका में है, 240 एमपी इनके पास हैं, मतलब मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये एक संकेत है बांग्लादेश के लिए कि भाई जो पार्टी यहां पर सत्ता में है और वही राज्यों में भी आ रही है, तो उसके साथ संबंध बेहतर किए जाए। यहां पर अगर देखेंगे बांग्लादेश का पूरा जो मैप है ना, वो एकदम घिर चुका है भारत से। और भारत से तो घिरा हुआ है, भारत से इंडिया लॉक कंट्रीज को कहते हैं, 94% एरिया बांग्लादेश का भारत से घिरा हुआ है। और यहां देखेंगे तो वह एनडीए की सरकार से घिरा हुआ है ना, भगवा में हो गया है कुल मिलाकर के। तो ये बातें कही जा रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द वही सरकार है जिसकी सरकार इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उसके साथ संबंध को बेहतर रखना चाहिए। और बांग्लादेश के राजनयिकों को, बांग्लादेश के मिनिस्टर्स को ये बात अब अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और बातें की जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है गंगा का वाटर शेयरिंग ट्रीटी, यानी कि गंगा नदी का पानी, चूंकि बहाव आप जानते हैं वो बांग्लादेश में भी होता है, नाम बस बदल जाता है गंगा रिवर का। तो उस जल का जो आप बंटवारा कह सकते हैं, उसका समझौता कैसे होगा। बांग्लादेश को इस समझौते को नए तरीके से करना चाहता है। वो कह रहा है कि हम भारत की तरफ आशावादी नजरों से देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पुराना समझौता जो हुआ है उसका टर्म जब तक खत्म होता है, उससे पहले एक नया समझौता हो जाए और उसमें बांग्लादेश की बातों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उसको वरीयता दी जाए। तो ये कहा गया है कि भाई आगे चल करके ये जो पद्मा रिवर वहां पर कहते हैं, वैसे इसको गंगा रिवर ही कहा जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ये कहते हुए नजर आए हैं, बीएनपी की तरफ से ही है, उनकी पार्टी की तरफ से है। तो ये बायलैटरल मैकेनिज्म कैसे आगे बढ़ता है, बांग्लादेश का कहना है कि ये भारत को ही तय कर लिया देना चाहिए। हम भारत के साथ चाहते हैं कि आगे चल करके संबंध बेहतर करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 आयाम है पूरे डिबेट के। एक है शेख हसीना, वो जाना चाह रही है, अब तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात ना फिर से उठेगा बांग्लादेश से कि भारतीय जमीन पर से शेख हसीना को बांग्लादेश की आंतरिक मुद्दे पर बोलने की छूट दी जा रही है, जैसा कि पहले भी कहा गया। जब शेख हसीना इससे पहले भी 1-2 इंटरव्यू दी थी और किस तरह से अपने लीडर को, पार्टी वर्कर्स को चुनाव से पहले भी संबोधित की थी, तब भी ये बातें उठी थी। अब वहां के बीएनपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आया है इन सब चीजों को लेकर के, चूंकि अभी सवेरे ही शेख हसीना का यह बयान आया। तो अब यह देखना होगा कि बीएनपी या तारिक रहमान किस तरह से इस पर रिस्पांस देते हैं और फिर ये तमाम मुद्दे जो हैं, खास करके
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, गुजरात डॉक्ट्रिन जिसका फिलॉसफी है, तो ये कैसे आगे बढ़ता है ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि भारत के लिहाज से ये अच्छा है कि भारत अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है, ना कि किसी पार्टी या किसी लीडर के साथ। आप लोग को क्या लगता है कि क्या शेख हसीना वाकई आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति में वापस से एंट्री करने वाली हैं? क्या उनके लिए अभी भी वहां पर बांग्लादेश में की राजनीति में स्पेस बचा है? आप अपने विचार तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।